ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਭਰਾ। ਗਰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਗਰਮੀ ਚ ਦੋ ਐਪੀਸੋਡ ਧੂਮੇਦਾਰ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰ ਲਵੋ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ करना ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ जल पैने। स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। जरान ने ड्राइव करते हुए अब्रिश को एक नजर देखा जो इसकी शार्लिप्ट स्पॉट चढ़ा लिए विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थी। जरान ने इसके चेहरे के नाफहम तासरात देखकर अपने बियर्ड पर हाथ फेरी। इसके चेहरे के तासरात इसे थोड़ा उलझा चुके थे। वह खामोशी से बिना कोई बहस किए गाड़ी में बहुत सुकून से बैठी थी। यकीनन वो कुछ सोच रही थी लेकिन क्या। जरान खानजादा ने एक बार फिर से अब्रिश के संजीदा चेहरे पर नजर डाली। अब ऐसा भी नहीं था कि वो आसानी से इसके साथ बैठकर इतना लंबा सफर तय कर लेती। या मुमकिन था वो इसकी धमकी से डर गई तो। जरान ने अपनी आईब्रो अंगूठे के सब मसलते हुए सोचा। इससे पहले इसकी गाड़ी इंटरचेंज क्रॉस करती जरान ने इंटरचेंज से बहुत पीछे एक साइड पर गाड़ी रोकी थी। क्या सोच रही हो? जरान ने गाड़ी रोकते ही अब्रिश के हसीन नकोश अपने दिल में उतारने बहुत नरमी से पूछा। जो सोच रही हूँ वो अभी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। अब्रिश ने लम्ब फैलाए कहा। तो जरान का बरजुस्ता कहकफा गूंजा था। वो इसके अंदर काफी महफूज हो रहा था। हम तो माय डियर फ्यूचर वाइफ जो आप सोच रही हैं इस पर अमल करने का सोचना भी मत वरना ये पिस्टल की गोली तुम्हारी कनपट्टी से आर पार हो जाएगी। जरान ने अपनी सीट के नीचे से पिस्टल निकालते अप्रिश की कनपट्टी पर पिस्टल की नोक रखी थी। अप्रिश ने फटी फटी आंखों से बेयकीनी से जरान को देखा जो अपनी मुस्कुराहट दुबाए बजाहिर गहरी संजीदगी से अप्रिश के बेयकीन चेहरे को देख रहा था। इसकी गहरी ब्राउन आंखों में नमकीन पानी जमा हुआ था और जरान खानजादा का दिल इन झील सी आंखों में जैसे डूब कर भरा था। तुम मुझ पर गोली चलाओगे? अब्रिश के लहजे में बेयकीनी थी। जरान के एक्ट पर अब्रिश के लब्बों ने इसे आप कहना गवारा नहीं किया था बल्कि दिल में शिद्दत से तमन्ना जागी थी कि अगर ये पिस्टल इसके हाथ में होती तो वो मुकाबिल के सीने में गोलियां उतारने में पल न लगाती। हम जाने मन तुम नहीं आपको वरना तुम्हें अपना बनाने के लिए कुछ घंटे में भी सब्र नहीं करूंगा। यहाँ से कुछ मील के फासले पर मेरा ही फ्लैट है। जो निकाह कल होना वो लम्हों में हो जाएगा। फिक्र ना करना हमारे बड़े वीडियो कॉल पर हमें ज्वाइन कर लेंगे। गवाहों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ एक मौलवी अरेंज करना पड़ेगा। जरान ने पिस्टल की नोक से इसकी कनपट्टी से लाते इसके गर्दन पर रखते हुए इसकी ब्यूटी पोन पर पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ाया था। अब्रिश की धड़कनें साकित हुई थी। इसे जरान खान ज्यादा जैसे पागल इंसान से सब कुछ की तवक्का थी इसलिए वो इसकी धमकी को काफी हद तक सीरियस ले गई थी। मैं आपको इंटरचेंज क्रॉस नहीं करने दूंगी। मैं सिक्योरिटी को बता दूंगी कि आप मुझे अगवा करके लेकर जा रहे हैं। मैं मरने से नहीं डरती इसलिए इसके बेजान चीज से मुझे डराने की कोशिश मत करें। अब्रिश ने गहरी सांस भरते पिस्टल की नोक अपनी गर्दन से हटाते जरान खान ज्यादा की आंखों में आंखें देखते हुए बजाहिर मजबूत लहजे में कहा। अब्रिश के आप कहने पर जरान के लब्बों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखरी थी। इस कांडर होना इसके लब्बों से आप सुनकर इसका बखूबी इश्कार हो चुका था। जरान ने अपनी मुस्कुराहट लब्बों में दुबाए अब्रिश की तरफ देखा जिसके माथे पर नन्हे नन्हे शबनम के कतरे चमक रहे थे। वैसे माई डार्लिंग मिस अब्रिश पाशा अगर आप इस बेजान चीज से डरती नहीं है तो ये खूबसूरत पेशानी पर ये मोती क्यों चमक रहे हैं? जरान इसकी हालत से महफूज होते गहरा मुस्कुराया था। मैं इन बेजान चीजों से नहीं डरती मगर मुझे खानजादा से डर लगता है। आप लोगों के नजदीक औरत की जान की कोई वैल्यू नहीं है। मैं जानती हूँ अच्छी तरह। अब्रिश ने गहरा सांस लेते तलखी से कहा तो जरान के लब्बों पर बिखरी मबम से मुस्कुराहट भी समेट गई थी। तुम्हारी जानकारी बहुत नाकस है। औरत की जान की वैल्यू औरत की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता एक खानजादा के लिए। जरान खानजादा इसकी गर्दन से अपनी पिस्टल हटाकर इसे डैशबोर्ड पर रख चुका था। मुझे डरा कर धमका कर अगवा करके आप मुझे ले जा रहे हैं। यह है औरत की इज्जत आपके नजदीक। कुछ देर पहले मेरी कनपट्टी पर पिस्टल रखी हुई थी। यह है आपके नजदीक औरत की जिंदगी की वैल्यू। अब्रिश गुस्से से एक एक लफ्ज छुपाते हुए बोली। पिस्टल डैशबोर्ड पर देख कर इसकी जान में जान आई थी। मैं तुम्हें होटल के बंद कमरे में ऐशी करने के लिए अपने साथ जबरदस्ती नहीं लेके जा रहा। तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। इससे बढ़कर मेरे नजदीक तुम्हारी इज्जत क्या होगी? इससे बढ़कर क्या मुकाम होगा? तुम ही नहीं समझ पा रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? जरा ने कहते हुए अपने मुंह पर हाथ फेरा। शदीद गुस्से के आलम में वो अपनी बियर्ड पर हाथ तब भी हाथ फेरता था जब वो कभी खुद को बेबस महसूस करता था। ऐसा बहुत कम होता था मगर अब इसकी बातों पर वह खुद को कुछ भी गलत कहने से मुसलसल खुद को रोक रहा था जिसके बायस इसका की सफेद रंग कद में सुर्खियां सी गिल गई थी। अपनी मोहब्बत को अपना बनाने के लिए मैं हर हद से गुजर सकता हूँ। जान ले सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ। जब तुम्हें मेरा बनना ही है तो ये दिन तुम्हें महीनों का इंतजार नहीं कर सकता। मेरे लिए लम्हा लम्हा भारी है। तुम मुझे अपनी दस्तरस पर अपनी पनाहों में चाहिए हो। यही मेरे इश्क की हद है।
मेरे नजदीक अपने महबूब को अपना बनाने के लिए एक आशिक को हर हद से गुजरना चाहिए। जो इश्क आपसे दूर चला जाए, वजह कोई भी हो, वो मुकद्दर का फैसला नहीं बल्कि एक आशिक की नाकामी होती है। ऐसे आशिक को इश्क करने का कोई हक नहीं। महबूब से जुदाई सिर्फ मौत की सूरत में होनी चाहिए। जरान के भारी सर्द लहजे में अजीब सी तपश थी। वो तपश अबरिश को अपने रूम में सराहत करती महसूस हो रही थी। इसने हमेशा अपने लिए एक केयरिंग मोहब्बत करने वाला लाइफ पार्टनर का सोचा था, ऐसा जनूबी फिल्मों के हीरो की तरह का नहीं, जिसकी बातें ही इसके मुसामों से धुआं निकाल देती हैं। अब्रिश के गाल दहक कर अनार हुए। अब्रिश दहकते गालों के साथ मुंह खोले इमरान खानजादा को देख रही थी, जिसकी आंखों का रंग तक सुर्खी माइल हो गया था। अब्रिश का दिल कानों में बजने लगा था, बदन का सारा खून चेहरे पर सिमट आया था। जरान, मम मुझे वक्त चाहिए, मैं अभी ये सब कुछ कबूल नहीं कर पा रही। अब्रिश को जरान की बातों से खौफ महसूस हुआ था। इसे अंदाजा हुआ था वो हर सूरत अपना बनाकर ही छोड़ेगा। अगर वो एक बार वो हवेली चली गई तो वापसी के सारे रास्ते इसके लिए बंद हो जाएंगे। मैं तो निकाह के बाद तुम्हारे अपने पास बहुत करीब देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो ठीक है, तुम निकाह के बाद सोचने का टाइम ले सकती हो। जरान ने अपनी बात दो टोक अंदाज में मुकम्मल की। जरान, मैं निकाह से पहले का वक्त मांग रही हूँ, आप समझने की कोशिश करें। मैं आपके माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। अपनी झंझलाई थी। वो निकाह ही तो नहीं करना चाहते थे, मिस्टर खानजादा की मलकियत तो नहीं बनना चाहते थे। माय डियर फ्यूचर वाइफ, अनकरीब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, फिर कुछ भी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा। ये कमजोर से एतराज है, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। निकाह तो होगा मेरी जान, और कल ही होगा। जरा ने दो टोक लहजा इख्तियार किया। मुझे कभी आपसे मोहब्बत नहीं होगी, मुझे ऐसे इंसान से कभी मोहब्बत नहीं होगी जिसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए मुझे सांस तक इससे पूछ कर लेनी पड़े। अब्रिश ने जरान की आंखों में देखते हुए मुश्किल ही कहा था। जरान की आंखों में अपना अक्स लड़ाते देखकर अपनी नजरें झुका ली थी। सांसें चुराना, सांसें महकाना, ये तो मोहब्बत का खेल होगा जाने मन। सांसें तो तब लोगी जब मैं तुम्हें एक पल के लिए अपनी गुर्बत से रहाई दूंगा। हर लम्हा हर पल तुम्हारी सांसों पर काबज रहूंगा। तुम नहीं जानती कितना प्यास है मुझे तुम्हारे नरम गुलाबी लब्बों का। जरान ने हाथ बढ़ाकर अब्रिश के निचले लब को नरमी से अपनी उंगली से छुआ। अब्रिश जरान की हरकत पर कान के लुओं तक सुर्ख हुई थी, बल्कि शफाफ आर्ज पर ना चाहते हुए भी सजदा रेज हुई थी। जरान, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं पसंद। आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। आप मुझ पर फिलहाल ऐसा कोई हक नहीं रखते कि इस तरह की फजूल बातें करें। अब्रिश ने गुस्से से कहते अपना मुंह फेरा था। दिल धड़क धड़क कर बाहर आने को बेताब हो रहा था। वो काफी बेपाक था। ये तो पहले दिन इसकी आंखों की बेपाकी से वो अंदाजा लगा चुके थे कि अब इसके लफ्ज भी इसके लिए नाकाबिले समाअत थे। यही हक तो लेना चाहता हूँ। तुम्हारी पनाहों में हर हद से गुजर कर तुम्हें बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए कितनी खास हो। चलो कोई बात नहीं, एक दिन की ही तो बात है, निकाह के बाद तुम्हें बता दूंगा मेरे हक की क्या तजावुज है। जरान ने दो मायनी अंदाज में कहते सर अदा बढ़ी थी। अबरिश अब की बार झंझलाते हुए अपना मुंह फेर चुकी थी। अबरिश, तुम्हारा निगाहों का फेरना, तुम्हारे चेहरे की सुर्खी यही जाहिर कर रही है कि तुम्हारे दिल में भी सिर्फ जरान खानजादा है। जरान ने बेख्तियारी में अपना हाथ अबरिश की तरफ बढ़ाते इसके सुरख गाल पर अपने हाथ की पुश्त नरमी से फेरी। ये गाल सुरख आपकी बेशर्मी पर हो रहे हैं। अबरिश ने जरान का हाथ बुरी तरह झटका था। अबरिश के हाथ झटकने पर वो अपना गुस्सा जब्त कर गया था। कल निकाह के बाद वो इस पर अपना अच्छा खासा हक जताकर अपनी बेशर्मी की लिमिट्स बताने का इरादा रखता था कि वो किस हद तक जा सकता है। अब इसे सिर्फ कल का इंतजार था। एक बात अबरिश, मेरी कान खोल कर सुन लो। यहाँ की सिक्योरिटी अच्छी तरह जरान खानजादा को जानती है, इसलिए फजूल में तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। अपने लिए मुश्किलात मजीद मत बढ़ाना। जो भी बात होगी अब हवेली चलकर होगी। जरान की सर्द आवाज पर इसकी समायत पूरी इसकी तरफ मतवज्जा हुई थी। पल में तो पल में माशा कहावत तो शायद इस मिस्टर खानजादा पर ही पूरी उतरती है। अब्रिश के नरम लहजे को सर्द लहजे में तब्दील होते देखकर सोच कर रह गई। जरा ने सर्द अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करते गाड़ी स्टार्ट की। अब्रिश ने बुरी तरह लब काटे तो जरान एक नजर देखा था और अपनी गाड़ी के पीछे आती गार्ड्स की गाड़ी को देखकर वो खामोशी से सीट की पुश्त के साथ टेक लगा गई थी। जरान खानजादा की पावर से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। ये भी यहाँ की सिक्योरिटी खानजादा को रोकने की बजाय इसे मुस्कुराते हुए सलाम करती है। अब्रिश ने खामोशी से ही आफियत जानी थी। जरान की बात इसे सही लगी थी। अब जो भी बात होगी वो हवेली चलकर ही होगी, और वो भी अब जो भी बात करना चाहती थी हवेली पहुंचकर ही जिले और समीउल्लाह खान से ही करना चाहती थी। जरान और अब्रिश जब हवेली पहुंचे तो इस वक्त शाम के साए गहरे हो रहे थे। जरान अब्रिश के साथ हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो अमीना खानम ने आगे बढ़कर अब्रिश को बहुत प्यार से गले लगाते हुए इसका माथा चूमा था। मुझे तो पहली नजर में ही तुम अपने जरान के लिए भगा गया था। अल्लाह नजरे बद से बचाए। चांद सूरज की जोड़ी है, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। अमीना खानम ने बढ़ाई आवाज में दुआ दी थी। जरान ने मुस्कुराते हुए इन्हें गले से लगाया था। वो इनके उदास चेहरे को देखकर समझ चुका था कि वो फरीजे और अरहाम के लिए बहुत परेशान रहने लगी हैं।
मोड़, ये खुशी का मौका है। ऐसे आंसू बहाते आप अच्छी नहीं लगती। जरान ने अब्रिश को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, जो स्पॉट सा चेहरा लिए खड़ी थी। मर्दान खाना में समीउल्लाह के कमरे से आती जिले की आंखें नम थी और पूरा बदन खुशी से कपकपा रहा था। वो अब्रिश और जरान को देखते इनकी तरफ बढ़ी और जरान के गले लगकर रोने लगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा जरान, तुम और अब्रिश, तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने अब्रिश के लिए तुम्हारी ख्वाहिश की थी, मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं कभी ये बात जुबान पर भी लाऊं। बहुत किस्मत वाली है मेरी अब्रिश जो इसे तुम मिले। जिले ने भीगे लहजे में कहते जरान की पेशानी चूमी तो साथ खड़ी अब्रिश की आंखों में बेयकीनी की कैफियत लहराई थी। जिले इसकी मर्जी के बगैर इसकी जिंदगी का फैसला भी कर चुकी है। अब्रिश ने अपनी भीगी बेयकीन आंखों जिले पर गाड़ी। जिले मुस्कुराते हुए अब्रिश की तरफ बढ़ी तो अब्रिश 2 कदम पीछे हुई थी और सर नफी में हालाते तेज से कदम उठाती जनाना खाना के लाउंज या बूट करते हवेली के मेहमान खाना में बने कमरों की जानिब बढ़ी गई। अब्रिश के रवैये पर जिले का रंग शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ा था। जरान भी अब्रिश की हरकत पर अपने जबड़े बुरी तरह भेज गया था। जनाना खाना के लाउंज में बरादरी के कुछ मेहमान खवातीन भी थी। मुलाजमे तक इधर ही मौजूद थी। अमीना खानम, तुम्हारा होने वाला बहू का मजाज ही नहीं मिलता। हमें तो ये गुल का दूसरा कापी लगता है। जरा ख्याल रखना, गुल तो इधर का रहने वाला था। इसका मजाज नहीं मिलता, ये तो बाहर से आया है। हमें नहीं लगता ये इधर रह सकेगा। बरादरी की एक बड़ी उम्र की खवातीन ने मुंह फाड़कर अमीना खानम को जिताया तो सरान ने बामुश्किल ही खुद को कुछ सख्त कहने से बाज रखा था। वो खुतून दाजी की बहन थी, जिसका एहतराम सब पर लाजम और मुलजिम था। जरान लम भेजे गुस्से से मर्दान खाने की तरफ बढ़ गया। ऐसा बात नहीं है, वो बच्ची थका हुआ है, कुछ शर्मा भी रहा है, इसलिए यहाँ से चला गया, वरना वो बच्ची बहुत सआदतमंद है। अमीना खानम ने बहुत आहिस्तगी से कहा। इन्हें भी अब्रिश का रवैया एक आंख नहीं पाया था। इनकी नजरें शर्मिंदगी से झुक गई थी। गुल और अरहाम के वाकये के बाद वो वैसे ही मुखसिल से रहने लगी थी। अब्रिश के चेहरे की संजीदगी और इसके रवैये ने इनके दिल को काफी तकलीफ पहुंचाई थी। हमारा अरहाम सबको जानता है, वो नरम मिजाज है, औरत पर सख्ती इसका फितरत नहीं, इसलिए गुल इसकी नरमी का नाजायज फायदा उठाता था। मगर ये जरान है, आप अच्छी तरह जानते हैं जरान के मिजाज को, वो टेढ़े से टेढ़े मिजाज को सीधा करना जानता है। वैसे भी गुल का तजर्बा हमारे लिए काफी है, हमको पता है किसको कैसे रखना है। अब इधर एडजस्ट भी करेगा और तीर की तरह सीधा भी रहेगा, और ये सब तुम लोग अपनी आंखों से देखेगा। रोजनिया खानम ने अमीना खानम की झुकी नजरें देखकर तर्क कर जवाब दिया और साथ में जिले को गुस्से से देखते बहुत कुछ जिताया भी था। अब्रिश की हरकत रोजनिया खानम को भी नागवार लगी थी। अमीना खानम के आंखें निकालने के बावजूद रोजनिया खानम ने अपनी बात जारी रखी थी। अमीना खानम की तरह इनका मिजाज नरम और सुलझ जो हरगिज ना था। वो अगले को हमेशा इनकी औकात के मुताबिक ही ट्रीट करती थी। रोजनिया खानम की बात पर सब खामोश हो गए थे। जिले गुस्से से अब्रिश के कमरे की तरफ बढ़ गई। अब्रिश बेड पर सर हाथों में थाम कर बैठी थी। इसे जिले से ये उम्मीद नहीं थी। इन्होंने एक दफा इसे से पूछने की भी जहमत महसूस नहीं की थी। अब्रिश को अपनी जात बहुत अरजान लगी थी। इसकी किस्मत का अच्छा होना जरान के साथ जोड़ दिया गया था। इसकी अपनी वैल्यू कुछ नहीं थी। जरान इसे यहाँ जबरदस्ती ले आया था। वो यहाँ खामोशी से चली आई थी क्योंकि इसे यकीन था जिले कभी भी इससे पूछे बगैर इसकी जिंदगी का फैसला नहीं करेगी। मगर जिले इसके मामले में इतनी खुदगर्ज होगी कि इसने सोचा नहीं था। वो अपने आंसू जब्त करते अपने बदन की लर्ज हार्ट पर मुश्किल ही काबू पाए हुए थी। जिले दरवाजा धार से खोलती अंदर दाखिल हुई थी तो अब्रिश ने बेदर्दी से इसे अपनी आंखें रगड़ी। ये क्या तरीका था अब्रिश, मैंने तुम्हारी तरबियत इस अंदाज में तो कभी नहीं की थी कि तुम अपने बड़ों का लिहाज भूल जाओ। जिले ने गुस्से से कहा, आपने मेरी तरबियत की ही कब है। आप तो हमेशा अपनी इस गलती का मातम करते आई हैं जिससे आपसे आपके तमाम रिश्ते छीन लिए थे। अब्रिश ने तलखी से कहते अपनी बढ़ाई आवाज पर काबू पाया। जब इसकी माँ ही को इसकी परवाह नहीं थी तो वो रो कर खुद को इनके सामने कमजोर नहीं साबित करना चाहती थी। तुम मुझे ताना दे रही हो अब्रिश, जिले ने कड़ब से कहा। ताना नहीं दे रही, हकीकत बता रही हूँ। कल भी आपको सिर्फ अपने रिश्ते छूटने का गम था जिसमें आप अपने बच्चों को ही भूल गई थी। आज आप अपने रिश्तों को वापस पा लेने में इतनी मगन है कि अपनी बेटी को ही भूल गई। अब्रिश ने भीगे लहजे में जिले को जिताया। वो मजीद अपने लहजे पर काबू ना पा सकी थी जो अपनी माँ की सफाकी पर भीग रहा था। भूल गई हूँ तुम्हें, तुम्हें आबाद कर रही हूँ अब्रिश। जरान जैसा लड़का पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। अमरीश अमेरिका से पढ़ लिख कर आया है, पूरा बिजनेस संभाल रखा है, पूरी हवेली में जरान का रोबो दब्बा है। बाबा कितनी अहमियत देते हैं जरान को। जरान खुद तमाम रिश्तों सबको तब कितनी अहमियत देता है। शहजादों जैसी पर्सनैलिटी है मेरे जरान की, और क्या चाहिए तुम्हें। जिले के लहजे में जरान के लिए बेतहाशा मोहब्बत थी जिसे महसूस करते अब्रिश का दुख मजीद बढ़ा था। इतनी मोहब्बत तो कभी भी जिले ने इससे नहीं जिताई थी। बचपन से ही वो इसे हमेशा इसकी जरा सी जिद पर इस बात पर बेतहाशा सुना देती थी। अब्रिश खुद पर काबू पाते जिले की तरफ बढ़ते इनके मुकाबले आई थी।
मम्मा वो अपने से जुड़े इन रिश्तों को अहमियत देता है जो इसके लिए ताजीम के काबिल है, जैसे इसकी माँ बहन, मगर बीवी के लिए जागीर की हैसियत रखता है। ये बात वो मुझे जता चुका है कि वो निकाह के बाद मुझे अपनी मलकियत में लेना चाहता है, मुझे पर्दा करवाना चाहता है, मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक रखना चाहता है। मम्मा वो इतने रूड इंसान से शादी नहीं करना चाहती। अब्रिश ने अटल लहजे में अपना फैसला सुनाया। अब्रिश, अगर तुम्हें वो पर्दा करवाना चाहता है तो इसमें क्या कबाहत है? यहाँ की तमाम औरतें पर्दा करती हैं। अगर तुम भी कर लोगी तो क्या मुजायफा है इसमें? तुम इस बात को बुनियाद बनाकर जरान को ठुकरा रही हो। जिले ने नागवाड़ी से कहा। इन्हें अब्रिश के इतराजात बेबुनियाद लगे थे। इतनी सी बात है आपके नजदीक। यहाँ की औरतें इसलिए पर्दा करती हैं वो यहाँ की हैं। मैंने सारी जिंदगी अमेरिका में गुजारी है, बिना किसी रोक टोक के। अब यहाँ कैसे रह सकते हो सिर्फ इसकी बीवी बनकर? इसके अहकामात की तकमील करते हुए बात सिर्फ पर्दे की नहीं है मम्मा, वो बहुत रूड है। मैं पापा जैसे किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाऊंगी। जिले अब्रिश की बात पर गहरी सांस भरकर रह गई। अब्रिश, हर किसी में अपने बाप को तलाश करना छोड़ दो। अगर तुम्हें पाशा जैसे किसी इंसान को नहीं अपना बनाना चाहती तो इस बात को कैसे इग्नोर कर सकती हो? तुम्हारा बाप मेरे पर्दे का मजाक बनाता था, मुझे अपने साथ बेपर्दा लिबास में पार्टीज में ले जाने के लिए मुझे कैसे मजबूर करता था। मुझे नौकरी करने पर भी पाशा ने मजबूर किया था, मगर जरान तो तुम्हें पर्दा करने को कहता है। ये शाल तुम्हारे बदन पर मौजूद होना इस बात की गवाही देता है कि तुम इसके लिए कितनी मुअत्तब और कितनी अहमियत रखती हो। जिले ने अब्रिश को जरान की शाल में लिपटे देखकर कहा तो अब्रिश ने जिस्पत होते जरान की शाल खुद पर मजीद अच्छी तरह लिपटी थी। पता नहीं क्या बात थी, वो चाहते हुए भी जरान की शाल खुद से अलग नहीं कर पाती थी। जब जब जरान ने इसे अपनी शाल ओढ़ता था, इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। इसकी शाल से उड़ती इसकी महक तक इसे अपने वजूद का हिस्सा मालूम होने लगती थी। मम्मा कुछ भी हो, मैं जरान से इनकार नहीं कर सकती। मुझे इससे खौफ आता है, वो गुस्से का बहुत तेज है। मैं अपनी जिंदगी इसके गुस्से के खौफ से नहीं गुजारना चाहती। अब्रिश ने अपने दिल का डर जाहिर किया था। अब्रिश, किसी को भी नहीं जाने बगैर तुम इसके बगैर राय कैसे कायम कर सकती हो? इसका मजाज है थोड़ा तेज, मगर वो अपनी माँ और बहनों के लिए तो ऐसा नहीं है। जाहिर है अपनी बीवी के लिए भी वो ऐसा नहीं होगा। मैंने इसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत देखी है। शादी के बाद थोड़ा बहुत तो हर लड़की को अपने शोहर के मिजाज के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। तुम जरान के मिजाज मुताबिक एडजस्ट कर लेना। जिले ने नरमी से बोलते हुए अब्रिश का हाथ थामा। यानी आप चाहती हैं मैं इसकी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनूं, इसकी मर्जी के मुताबिक बात करूं, इसकी मर्जी के मुताबिक इस हवेली की औरतों की तरह रहूं, हर वक्त सर पर दुपट्टा लेकर किसी भी गैर मर्द के सामने ना आ जाऊं, क्योंकि जरान ऐसा नहीं चाहता। सांस तक इसकी मर्जी से लूं। अब्रिश अपना हाथ छड़वाते हुए बदतर हुई पड़ी थी। वो किसी भी खातिर खुद को बदलना नहीं चाहती थी और इस मिस्टर खानजादा के लिए तो कभी नहीं। जिले के चेहरे पर शदीद गुस्से के तासरात लहराए थे, जिसे महसूस करते अब्रिश ने गहरी सांस ली थी। मामा मुझे एक बात बताएं, वो मुझे निकाह के बाद ऑफिस में काम करने नहीं देगा, यकीनन नहीं करने देगा। मेरे जुम्मे अहल अनाया की जिम्मेदारी है। मैं कैसे आप सबको छोड़कर सिर्फ जरान खान जदा की बनकर रह जाऊं? अब्रिश ने रसनाइयत से कहते जिले को अपनी बात समझाने की कोशिश की। अब्रिश, अहल तुमसे सिर्फ 1 साल छोटा है और भाई 10 साल भी छोटा है, वो तो वो बड़ा ही होता है। ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं अहल की है। वो अभी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा है, मगर अनकरीब इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, फिर वो ही सब कुछ संभालेगा। बाबा जान ने इतनी जायदाद हमें दे दी है, अहल कुछ ना भी करे तो सारी उम्र हम बैठ कर खा सकते हैं। बाबा और जरान के होते हुए तुम्हें सबकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें अपने घर रुखसत करने की, मुझे वो निभाने दो। हमारी फिक्र मत करो। जिले ने सर अंदाज में अपना हुक्म सुनाया। एक बोझ की तरह अपनी जिम्मेदारी उतारना चाहती हैं या फिर आप लालच में आ गई? या मेरी बहन भाई की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे आपके बाबा या फिर इस जरान का एहसास नहीं चाहिए। आप भी सुन ले, मैं ये इनकार नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं करूंगी। अब्रिश गुस्से से चीख पड़ी थी। अब्रिश, तुम ये निकाह करोगी, हर सूरत में करोगी। मैंने बाबा को अपनी जुबान दे दी है, अब मैं अपनी जुबान से फिर नहीं सकती। ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं इन्हें इनकार करके अपने सब रिश्तों से हाथ थाम दूं, वो भी तुम्हारे फजूल से एतराज की बुनियाद पर। मैं अपने अंदर हिम्मत एक ही बात की पाती हूँ कि तुम्हारे इनकार पर अपनी जान ले लूं। जिले ने स्पॉट लहजे में कहा। मम्मा, अब्रिश ने नम आंखों से जिले को बेयकीनी से पुकारा। इसे जिले से इस इमोशनली ब्लैकमेलिंग की उम्मीद नहीं थी। वो हमेशा ऐसे ही करती थी। आज इसकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला था, इसमें भी जिले किस इसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी। अब्रिश की आंखों का गुलाबीपन बढ़ा था। अगर तुमने इस निकाह से इनकार किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, यही मेरा आखिरी फैसला है। जिले इसकी भीगी बेयकीनी आंखों को देखते स्पॉट लहजे में कहते वहां से चली गई। अब्रिश ने गहरे सांस लेते अपने वजूद से जरान खान जदा की शाल उतार कर दूर उछाल दी। बेड पर औंधे मुंह गिरकर तकिए मुंह छुपाए दो जोरदार कतार में रोने लगी। आगे हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 17। अगर अभी तक एपिसोड आप लोगों ने लाइक नहीं की तो जाकर कर सकते हैं।
जरान शावर लेकर वॉशरूम से ब्लैक ट्राउजर में शर्ट लेस बाहर निकला था। अपने सीने को रगड़ते हुए इसने अपने घने बालों में भी तौलिया अच्छी तरह रगड़ा था। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े हुए वो अपने गीले बालों में उंगलियां फेरते इन्हें सन मार रहा था। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर जरान ने बेड पर पड़ी ब्लैक टी शर्ट पहनते हुए दस्तक देने वाले अंदाज को अंदर आने की इजाजत दी। अब्रिश को कमरे में दाखिल होते देखकर जरान खानजादा की आंखों में हिड़त उभरी थी। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। वो अभी अभी अपने कमरे में आया था, आते साथ ही शावर लिया था। जरान का कमरा भी मर्दान खाने की तरफ था। इस वक्त इसका कमरे में आना ताज्जुब खेज था। वो अपनी हैरानगी पर काबू पाता अब्रिश की तरफ बढ़ा, जो सुबह वाले व्हाइट फ्रॉक में मलबूस थी, मगर अब इसके बदन पर इसकी शाल मौजूद नहीं थी। वो काफी मुंजरिब से इनकंफर्टेबल इसके सामने खड़ी थी। जरान ने इसके सरापे पर निगाह डालते हुए अपने लब भेजे थे। वो इसकी जिद में अपने हुलिये की परवाह किए बगैर इसके कमरे में चली आई थी। वो काफी जिद्दी थी, इस बात का जरान को बखूबी अंदाजा हुआ था। बोलो क्या कहना चाहती हो जो तुम्हें इस वक्त कमरे में आने की जरूरत पड़ी। वैसे अगर तुम कल निकाह के बाद मेरे कमरे में आती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। फिर मैं तुम्हें अपनी बाहों में कैद करके इस कमरे से बाहर नहीं निकलने देता। जरान इसके हसीन सरापे से नजरें चुराने बगैर भारी गमगीन लहजे में बोला। जरान की बात पर अब्रिश का रंग सुर्ख पड़ा था, जिसे देखता जरान गहरा मुस्कुराया था। यह रंग ही तो इसके चेहरे पर देखने थे। वो सिर्फ इसकी बातों से ही लाल हो जाती थी। जब वो निकाह के बाद अपना हक इस पर अपनी शिद्दत बड़े लम्स से जिताएगा तो क्या हाल होगा इस नाजुक हसीना का। जरान इसके गालों की सुर्खी देखता सर अदा भारी आवाज में रह गया था। कल तक का इंतजार बहुत मुश्किल था अब इसके लिए। जरान अब्रिश से अपनी भीगी हथेलियां सख्ती से दबोचते हुए गहरा सांस लिया था। वो जो कहने आई थी पता नहीं मुकाबिल का क्या रिएक्शन हो। ये तो अंदाजा था कि रिएक्शन बहुत शदीद होगा, मगर इस बात से वो इससे निकाह से पीछे हट सकता है। जब तुम अपनी गुलाबी लबों से मेरा नाम लेती हो तो वो कैसे मेरा दिल धड़कता हो जाता है तुम्हें शायद अंदाजा नहीं, वरना तुम कभी मेरा नाम ना पुकारती। जरान ने शोखी लहजे में कहते इसका हाथ नरमी से थामा। मैं आपसे यह निकाह नहीं कर सकती क्योंकि मैं ज़ाइम को पसंद करती हूँ। अब्रिश ने अपना हाथ छुड़वाते हुए एक ही सांस में अपना जुमला मुकम्मल किया था, मगर जरान की आंखों की सुर्खी और इसके सर्दपन से घबराते हुए इसने अपने लब्बों को दांतों में पपोसियत करते अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ाए। तुम मुझसे निकाह को इनकार कराने का ये जवाइज बनाओगी? मैं सोच भी नहीं सकता था। किसी भी लड़की के लिए अपनी इज्जत, अपनी जात, अपने गुरूर, अपनी जिद से बढ़कर होनी चाहिए। इसे मरता मर जाना चाहिए, मगर अपने आप को कभी किसी के साथ यूं जुड़कर आर्जा नहीं करना चाहिए। जरान ने इसके सहमती हुई आंखों में देखते तासुब से सर हिलाया। मैं बिला वजह का गलत जवाब नहीं पेश कर रही, बल्कि मैं सच में ज़ईम से बस एक लफ्ज और नहीं, वरना तुम्हारी बात पूरी होने से पहले तुम्हारी जुबान खींच डालूंगा। जरान खानजादा इसके करीब हुआ दाड़ा। अब्रिश पीछे को हुई, इसकी धार पर लड़स कर रह गई। इसे गुस्से इस रिएक्शन से इसकी जान जाती। वो कभी जरान से ये इनकार नहीं कर सकती थी। इसका गुस्सा इसके लिए सहना आसान नहीं था। वो मजीद पीछे को हुई तो जरान ने इसे बाजू से पकड़े दीवार के साथ लगा गया। क्या चाहती हो अब्रिश? क्यों इस निकाह से इनकार करने के लिए तुम किसी तीसरे इंसान को हमारे बीच ला रही हो? जरान ने सुर्खी सर छिकलाती जरान इनकी सुर्खी छलकाती आंखों में गहरा शिकवा बना था। अब्रिश के मुंह से ये अल्फाज सुनने इसका दिल जलते भांबड़ों की तरह लिपट में आया था। जानता था वो झूठ बोल रही है, मगर फिर भी ये अल्फाज इसके लबों से बर्दाश्त नहीं हुए थे। ये लफ्ज तो इन गुलाबी लबों से वो खुद के लिए सुनने का तमन्ना ही था, मगर वो इसके सामने इसकी आंखों में आंखें डालकर वो किसी और के बोल चुकी थी। आखिर क्यों? इसकी जात की इतनी नाकदरी क्यों? वो क्या अभी तक इसकी पसंदगी का दर्जा भी हासिल ना कर सका था? इसकी पर्सनैलिटी, इसके सच्चे जज्बात इस पाक लड़की के नजदीक कुछ भी मायने नहीं रखते थे। जरान ने इसके तकिए नकोश पर नजर गाड़े कड़ब से सोच रहा था। हमारे बीच अब्रिश जरान अंदाज के अब्रिश जरान के लफ्ज दोहराते इस्तज़ाइया मुस्कुराई थी। जरान, हम दो से एक कब हुए जो हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता? अब्रिश ने भीगी आंखों से सवाल किया। जरान की नजदीकी अब इसके ओसान खता कर रही थी। वो ना इसका गुस्सा सहन करती तो ना खुद को तहमुल पाती थी, ना इसकी कुर्बत। दोनों ही इसके लिए जानलेवा थे। इसके बदन से उठती स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू में इसकी सांसें उलझी थी। अब्रिश, मोहब्बत हो तुम मेरी, ये बात कहने और इसे कबूल करने में मुझे कोई आड़ नहीं है। मेरे जज्बात तुम्हारे लिए बहुत खालिश और शफाफ हैं, इसलिए तुम्हें पाने के लिए मैंने निकाह जैसे पाक रिश्ते को चुना। तुम्हें मुझे लेकर जो भी इतराजात है मैं निकाह के बाद अपनी मोहब्बत बड़े लम्बे से दूर कर दूंगा। जरा ने इसकी आंखों में देखते आज से कहा। वो मगरूर, खुद पसंद, मुंतकिम मजाज बंदा फिर से झुक गया था। इसे अंदाजा हुआ था मोहब्बत बहुत गहरा जज्बा है, जिसे के आगे के इंसान को अपनी जात बहुत पीछे रह जाती है। जरा मेरे इतराजात दूर करने के लिए आपको मुझे छोड़ना होगा, मेरे करीब आना पड़ेगा। इसलिए निकाह का ढूंढ चाह रही थे ताकि अपनी फतह का जश्न मना सकें।
जैसे निकाह करेंगे ऐसे ही मेरे जिस्म पर भी अपनी फतहमंदी का झंडा गाड़ेंगे और मुझसे कहेंगे कि अब ये रुखसती करना मेरे लिए लाजम मुल्जम हो गया है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अभी निकाह के लिए ब्लैकमेलिंग, फिर रुखसती के लिए ब्लैकमेलिंग, यही अहमियत है आपके नजदीक मेरी अब बड़ी जरान की आंखों में देखते चलाई थी। सारी उम्र अपने बाप और माँ का ये रिएक्शन तो इसने देखा था, जो सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात तक मुबनी था। जब जब पाशा को जिले की जरूरत पड़ी तो वो धड़ल्ले से घर आकर अब्रिश के सामने इसे घसीटते हुए कमरे में ले जाता था। पाशा के जाने के बाद जिले की तादर पर सिसकियां गूंजती रहती थी। इसे इस निकाह जैसे पाक रिश्ते से नफरत होना शुरू हो गई थी, जिसका मकसद शायद सिर्फ जिस्मानी हकूक तक था। जरान अब्रिश की बातों पर अपना गुस्सा जब्त करते अपनी मुठ्ठियां बेचकर रह गया था। अब्रिश के बारे में जो इसने पहले दिन अंदाजा लगाया था, वो आज अपनी बातों और अपनी बेवजह की जिद से अपना सच्चा साबित कर रही थी। अगर इसके सामने खड़ी लड़की इसकी मोहब्बत ना होती तो वो 2 मिनट में इसकी औकात याद दिला देता, मगर क्या करता, वो दिल के हाथों मजबूर था जो इसके आगे घुटने टेक चुका था। तुम्हारे नजदीक निकाह की अहमियत जिस्मानी रिश्ते तक महदूद होगी, मेरे नजदीक ये दो दिलों और दो रूहों का मिलन है। जरान इस सजाइया मुस्कुराते इसे दूर हुआ। जरान मैं सच में ज़ईम से मोहब्बत करती। अब्रिश की बात मुंह में ही थी कि जरान इसके करीब होता इसका जबड़ा अपनी आईनी शिकंजे में दबोच चुका था। इसमें इतनी ही बर्दाश्त थी, वो मजीद बर्दाश्त करना तो शायद इसकी दिमाग तड़क कर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता। इसकी दिमाग की रगें भड़क उठी थी, इसलिए इसे अपना इश्तियाल इस नाजुक वजूद पर उतारना ही था, जो इसके नजदीक जरूरत से ज्यादा सफाक थी। एक लफ्ज और नहीं अब्रिश, और नहीं, वरना तुम्हारी सांसें अब की बार मैं सच में खींच लूंगा। समझती क्या हो तुम खुद को? आसमान से उतरी कोई अप्सरा हो तुम, जो तुम बार बार जरान खानजादा के जज्बों का मजाक उड़ाओगे? और जरान खानजादा अपने दिल के हाथों मजबूर होकर बर्दाश्त करेगा? जरान ने अपनी आईनी गिरफ्त बढ़ाई तो अब्रिश की आंखें बेयकीनी और इसकी सख्ती पर भीग उठी थी। तुम बार बार मेरी मोहब्बत की बेइज्जती करके मुझे ठकराओगे और किसी तीसरे को बीच लाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जो चीज मैं चाहता हूँ इसे हासिल करके रहता हूँ, अगर वो चीज मेरी नहीं तो फिर किसी की भी नहीं होती, क्योंकि वो मैं इसे किसी के काबिल रहने भी नहीं देता। जरा ने इसका जबड़ा दबोचे गिराया था। अब्रिश ने कांपते हाथों से इसका हाथ अपने मुंह से हटने ने की नाकाम साई की थी। वो मजीद इसके गालों में अपनी उंगलियां धसना चुका था। ये तो तय है, वो अब कभी भी इस जनूनी खानजादा से निकाह नहीं करेगी। जरान का ये अमल अब्रिश को इसके मजीद मुंतफिर कर चुका था। जरान इसकी सख्ती पर अब्रिश की आंखों में आंसुओं की बरसात हुई थी। अब्रिश की गालों पर बहती नमी देखकर जरान पीछे होते इसे काटदार निगाहों से देखने लगा, जो अपने बहते आंसुओं को अपनी हथेली से साफ करते से बेयकीनी से देख रही थी। जरान ने रुख पलटे अपने आप को रिलैक्स रखने की नाकाम सही की। जानता था ये लड़की अभी इसके इश्तियाल में मजीद इजाफा करेगी, इसलिए इसने अपने कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए ताकि इस कमरे से चला जाए। वो मजीद इस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, मगर कमरे के वसत में इसकी बढ़ाई आवाज में इसके कदम ठहराए थे। मैं मिस्टर जरान खानदा के नजदीक सिर्फ एक चीज, एक शय की हैसियत रखती हूँ, यही है हैसियत मेरी जात की आपके नजदीक। मुझ पर जबरदस्ती करना, मेरे कजन्स के बगैर मुझे छूना, मुझे लगता है एक चाबी वाली गुड़िया हूँ। मेरी हैसियत एक बेजान चीज से बढ़कर कुछ नहीं। अब्रिश ने रोते हुए सिसकी बड़ी तो जरान ने इसके रोने से इसकी बातों पर तासब से सर हिलाते बेबसी से गहरा सांस भरकर रह गया था। वो अपनी हैसियत इसकी जिंदगी में कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो निकाह करके इसे अपने घर की अपनी मलका बनाना चाहता था। ये पागल लड़की खुद को खुद ही आजू करने पुतली थी। आप मुझे अपनी बातों पर अमल से बारहा बता चुके हैं, मेरी हैसियत कुछ नहीं है। पहली मुलाकात में मुझे मेरी औकात याद दिला दी, मुझे जितलाया मैं किसी खानजादा की औरत नहीं बन सकती। फिर यकदम मिस्टर खानजादा को मुझसे रातों रात धुआंधार इश्क हो गया और मिस्टर खानजादा मुझे अपनी औरत बनाने को अब बेताब हो रहा है। क्यों? सिर्फ मुझे ये बताने के लिए जो चीज वो हासिल करना चाहता है वो कर कर रहता है। ये मोहब्बत है आपके नजदीक? अब्रिश बढ़ाए लहजे में चलाई। मेरी मोहब्बत यही है। अगर तुम मैं मोहब्बत को समझाने की हंस होती तो मेरे निकाह की पेशकश को ही मेरे जज्बों की सच्चाई समझ लेती, मगर तुम एक खुद सरबत्तर तमीज लड़की बिगड़ी हुई हो, जो मेरी मोहब्बत को कभी नहीं समझ सकती। अगर तुम्हारे नजदीक मेरी मोहब्बत तुम्हें अपनी पनाहों में कैद करने की है तो फिर है। अगर तुम्हारे नजदीक ये इनका जिस्मानी रिलेशन है तो फिर है। अगर तुम्हारे नजदीक ये मेरी जिद है तो फिर है। अगर तुम्हारे नजदीक ये वक्ती अट्रैक्शन है तो फिर है। तुमने जो सोचना है सोच लो, ये निकाह हर हाल में होगा। तुमने ज़ईम का नाम लेकर अपने लिए मजीद मुश्किलात बढ़ा ली हैं। अब तुम मुझे जल्द से जल्द अपनी दस्तरस पर चाहिए हो। ये निकाह कल होगा, ये रुखसती भी कल होगी। जरा ने एक ही जुस्त में इसके और अपने दरमियान चंद कदमों का फैसला तय किया था और इसके दोनों तरफ में हाथ जमाते सर अंदाज में धारा। और मुझे ये बताओ कैसे छुआ मैंने तुम्हें?
जो मुझे तुम्हारी कंसर्न की जरूरत पड़ती, मुझे बताओ। मैंने बेड टच किया तुम्हें जो तुम यूं तड़पते हुए सिसक रही हो? निकाह के बाद तुम्हें बताऊंगा छूना किसे कहते हैं, मुझे यकीन है तब भी तुम ऐसे ही रोगे। जरा ने गुस्से से कहते इसे सख्त नजरों से घूरा। वो कल अपने लब इसके लबों से नरमी से मिस कर गया था। ये एक बेख्तियार अमल था। इसके नजदीक वो इसके निकाह में आने वाली थी, सिर्फ इसकी थी, इसलिए वो छोटी सी गुस्ताखी कर गया था। मगर वो तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे पता नहीं इसने क्या कर दिया हो। अब्रिश ने इसे बेपाक नजर इंसान को देखा जो सिर्फ अभी भी निकाह के बाद अपने हक की बात कर रहा था, और यही बात अब्रिश को बुरी तरह को चुभ रही थी। देखती हूँ मैं ये निकाह कैसे करते हैं। मैं भी आपको चैलेंज करती हूँ, ये निकाह नहीं होगा। अब्रिश पाशा नाम है मेरा। मैं जिस चीज को अपनी जिद बना लेती हूँ टूटती टूट कर बिखर जाती हूँ, अपनी जिद से पीछे नहीं हटती। अब आपसे निकाह ना करना मेरी जिद है। अब्रिश ने जरान को पीछे धकेलते हुए जिद्दी लहजे में इसे चैलेंज किया था। इसकी धाड़ों और इसकी आंखों की गहरी होती सुर्खी से इसका नाजुक दिल सहम कर रह गया था। बदन में भी वाजिया लर्ज लर्जिश थी, मगर वो किसी सूरत भी इस खानजादा का खिलौना बनकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। जरान के संजीदा सर्द लहजे को एक नजर देखते वो दरवाजे की जानब बढ़ी, मगर इसकी कलाई पर जरान खानजादा की मजबूत गिरफ्त आन ठहरी थी। जब तुम अपनी जिद से टूट कर बिखर जाओगे तो तुम्हारे बिखरे हुए वजूद को सिर्फ मेरी मोहब्बत ही समेटेगी। तुम जिद से पीछे नहीं हटोगे, मैं मोहब्बत से पीछे नहीं हटूंगा। तुमसे मोहब्बत करना मेरे दिल का अमल है, तुम्हें पाना अब मेरी जिद है। मेरी जिद में मेरी मोहब्बत और जुनूनियत शामिल है, तुम्हारी जिद में सिर्फ जिद। देखते हैं किसकी जीत किसकी हार होती है। जरान इसे कलाई से खींचकर अपने मुकाबिल कर गया था। अब्रिश ने इसकी सुर्खी छलक अब्रिश ने इसकी सुर्खी छलकाती आंखों से नजरें चुरा गई थी, जिसमें आंच देते जज्बों की गहरी नमक थी। वल्ला बहुत हसीन लगती हो जब तुम अपनी नजरें झुकाती हो। कल दुल्हन बनी मेरी अपनाहों में ऐसे ही शर्माओगी। तुम्हें अपनी मोहब्बत और शिद्दतों से बताऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। शायद तुम्हारे दिमाग का खनास निकल जाए, तुम्हें एहसास हो कि ये मिस्टर खानजादा तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। जरान का लहजा गमगीन हुआ था। अब्रिश ने इसकी पतली जल्दी इसकी सांसों की गरमाई से सिट पाते हुए इसे पीछे करना चाहा तो जरान ने इसे मजीद अपने करीब किया था। कभी मेरी जिद को में खुद को गिराना मत अब्रिश, तुम्हारी जात का गुरूर सिर्फ तुम्हारी इज्जत है। जरान ने कहते हुए बेड से शाल उठाकर इसके गिर्द अच्छी तरह लिपटी थी। अब्रिश ने जरान की शाल अपने गिर्द लिपटे देकर एक नजर भीगी आंखों से देखा था। वो इसके हिसार में बुरी तरह मचल उठी थी। यही बेबसी तो वो इसके हिसार इसकी बातों में महसूस करती थी। तुम मेरी जिद में इस कमरे में बगैर दुपट्टे के आ सकती हो, मगर मेरी मोहब्बत तुम्हें इस कमरे से बाहर ऐसे नहीं जाने दे सकती। मेरा गुस्सा मेरा जुनून मेरी जिद में भी तुम्हारे लिए हमेशा इज्जत शामिल होगी, क्योंकि मैं दिल से तुम्हें अपनी इज्जत मान चुका हूँ। इसलिए अब तुम पढ़ाती किसी की नजर मुझे गुबारा नहीं, क्योंकि तुम जरान खानजादा की हो चुकी हो। जरान ने नरमी से अब्रिश की ठोड़ी थामे बहुत नरम लहजे में कहा और लंबे लंबे धक बढ़ता वहां से चला गया। अब्रिश फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोई नहीं थी, बल्कि इसे सारी रात नींद नहीं आई थी। वो इस वक्त येलो शर्ट ट्राउजर में मलबूस थी। गर्म शाल अच्छी तरह खुद पर लिपटे वो अपने कमरे से बाहर आई थी। यहाँ हवेली में सब जल्दी उठ जाते थे, अभी खवातीन अपने कमरों में ही थी। अब्रिश का रुख मर्दान खाने की तरफ था। वो जानती थी समीउल्लाह फजर की नमाज पढ़कर मस्जिद से आ गए होंगे। वो सबके उठने से पहले समीउल्लाह से बात करना चाहती थी। अब्रिश समीउल्लाह के कमरे का दरवाजा नॉक करते अंदर दाखिल हुई तो समीउल्लाह सामने बेड पर बैठे हुए थे। कमरे में मौजूद सोफे पर जरान खानजादा को बैठा देखकर अब्रिश का रंग फक हुआ था। जरान अब्रिश को समीउल्लाह के कमरे में देखकर सर्द निगाहों से घूर कर रह गया था। इसे अब्रिश का समीउल्लाह के कमरे में आना काफी खटकाया था, बल्कि वो काफी मुस्तरब बेचैन हो गया था। वो खुद को इस तरह पर काबू पाते पहलू बदल कर रह गया। अब्रिश ने लम काटते हुए अपनी शाल को अच्छी तरह खुद पर लिपटा था। इसे जरा भी खबर होती तो जरान की इधर मौजूदगी तो वो यकीनन कभी भी समीउल्लाह के कमरे का रुख ना करती। अस्सलाम वालेकुम दाजी, अब्रिश ने जरान की सर्द नजरों से खाइफ होते खुश का हल्कत रखते हुए कहा। वालेकुम सलाम, कैसा है मेरी बेटी? समीउल्लाह खान ने बेड से उठते ही इसके सर पर हाथ रखा था। ठीक हूँ दाजी, अब्रिश ने मुस्कुराते हुए कहा। बैठो बच्चे, दादी ने मुस्कुराते हुए अब्रिश को जरान के साथ बैठने को कहा। अब्रिश कुछ लम्हे लब काटते खड़ी रही, फिर आहिस्ते से चलते जरान से काफी फासले पर सोफे के किनारे पर अटक कर बैठ गई। जरान ने व्हाइट शलवार कमीज पर ब्लैक मर्दाना शाल कंधों पर डाली रखी थी। वो संजीदा सा सोफे पर बैठा अपनी गनी बियर्ड पर हाथ फेरने लगा। अब्रिश का इतनी सुबह समीउल्लाह के कमरे में आना इसे काफी परेशान कर चुका था। इसके अंग अंग में इस बेचैनी इस्तराब झलक रहा था, जिसे समीउल्लाह की जहदीदा निगाहें महसूस कर चुकी थी। वो वैसे भी कुछ परेशान था। वो समीउल्लाह के साथ ही नमाज पढ़कर आया था, मगर इनके कमरे में बैठा भी वो नहीं था। अब इसके चेहरे से वाज़ेह परेशानी झलक रही थी। क्या ये लड़की वही बकवास करने आई है जो रात मुझसे की थी? जरा ने अब्रिश पर सर्द नजर डालते हुए पहलू बदला था।
वो नहीं चाहता था वो ज़ईम का नाम लेकर खुद को डिग्रेड करे, सबकी नजरों में रुसवा हो। अब्रिश का हर लफ्ज इसकी इज्जत से ही तो जुड़ा था, क्योंकि अब सबकी नजरों में वो इसकी इज्जत ही तो थी। अब्रिश जरान की सर्द नजर में, जिसमें सब कुछ हद तक सुर्खी की अमीज भी शामिल थी, महसूस करते अंदर तक लड़स गई थी। अब्रिश बचे, सुबह सुबह क्यों उठ गया? रात थका हुआ आया था, आराम करता, या इतनी सुबह तुम हमसे मिलने आया है? दादी ने अब्रिश को देखते हुए बहुत नरमी से पूछा। अब्रिश समीउल्लाह की बात पर फकत मुस्कुरा गई थी। जी दादी, अब्रिश आपसे ही मिलने आई है, रात मुलाकात नहीं हुई तो इसलिए इतनी सुबह मिलने आ गई। जरान ने कहते अब्रिश को घूरते हुए सोफे से टेक लगाए। दादी, मुझे आपसे बात करनी है, अब्रिश ने गहरा सांस लेते जल्दी से कहा। वो खुद पर मुसलसल जरान की सर्द नजरें महसूस कर रही थी, मगर जो भी था इसे समीउल्लाह से बात करनी ही थी। दोपहर में इसका निकाह था, सब उठ जाते तो समीउल्लाह से बात करना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाता। अब्रिश ने दादी को आराम करना चाहिए, तुम्हें जो बात करनी है वो हमारे निकाह के बाद कर लेना। जरान ने दांत पीसते हुए अब्रिश को सख्त नजरों से तंबिया की थी। क्या हो गया जरान? अब्रिश को अगर कुछ कहना चाहते हो तो कहने दो, हमारा आराम का क्या है, सारी रात आराम ही किया है। समीउल्लाह ने मुस्कुराते हुए जरान की बात काटी थी। वो जरान का अब्रिश को घूरना महसूस कर चुके थे। बोलो बेटा, क्या कहना है? समीउल्लाह अब्रिश की तरफ पूरी तरह मुतवज्जा हुए। अब्रिश, खबरदार, तुमने मेरी कोई फजूल बात की दाजी से, मैं कसम खाता हूँ मैं दाजी का भी लिहाज नहीं करूंगा, बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा तुमसे। जरान अब्रिश की तरफ झुकते सरगोशी नमा आवाज में गिराया था। अपने हक के लिए बोलना आपके लिए फजूल बात होगी, मैं अपने साथ ज्यादती नहीं होने दे सकती। अब्रिश ने भी जवाबन आहिस्तगी से कहा तो जरान को देखा था। जरान अब्रिश की बात पर इसे सर्द नजरों से देख के गया। दोनों ही एक दूसरे को कारदार नजरों से देखते जा रहे थे। समीउल्लाह खान ने गिला नवा खनकार कर दोनों को अपनी तरफ मतवजा किया था। जरान सोफे पर सीधा होते समीउल्लाह की तरफ मतवजा हुआ। जरान ने अपने हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए अब जमीन को गूंज रहा था। इसके चेहरे के तासुरात बहुत हद तक संजीदा और सर्द थे। वो समीउल्लाह का लिहाज किए खामोश हो गया था, वरना इसका बस नहीं चल रहा था कि अब्रिश को इस कमरे से बाहर निकाल दे। समीउल्लाह ने संजीदगी से अब्रिश को देखा, जो लब काटते ही सुर्ख चेहरे लिए बैठे थे। समीउल्लाह खान ने जहादीदा इंसान थे। इन दोनों के बीच सर्द मैरी को वो बांध गए थे। इन्हें लगा था अब्रिश से निकाह करना सिर्फ जरान का फैसला ही नहीं बल्कि अब्रिश का भी है, मगर दोनों के चेहरे को देखकर अंदाजा हो गया था कि ऐसा कुछ नहीं है। अब्रिश को हो जो तुम्हें कहना है, तुम बिला तकल्लुफ अपने दाजी से कह सकती हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, समीउल्लाह ने बारह आवाज में कहा। लेकिन दाजी जरान ना चाहते हुए भी बोल पड़ा था। वो अब्रिश को बेवकूफी नहीं करने दे सकता था। अब्रिश के लब्बों से निकलते लफ्ज ना सिर्फ इसे बल्कि इसके घर वालों को भी तकलीफ दे से दो चार कर जाते। जरान, तुमने जो भी कहना है अब्रिश की बात मुकम्मल होने के बाद करना, अब तुम अब्रिश की बात के दरमियान नहीं बोलोगे। समीउल्लाह ने संजीदगी से जरान की बात काटी। जी दाजी, जरान ने समीउल्लाह को देखते हुए आहिस्तगी से कहा, मगर अब्रिश को सर्द नजरों से देखते हुए इसे एक बार फिर से वार्न किया था। अब्रिश ने इसकी सर्द निगाहों से नजरें चुराते समीउल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुई। जरान, समीउल्लाह खान ने सर्द आवाज में जरान को तंबिया किया तो जरान का खुद से जबत पर काबू पाना नामुमकिन हो गया था। इसलिए वो अपनी मुठ्ठियां सख्ती से दबोचे खामोशी से उठकर कमरे से बाहर चला गया था। जरान के कमरे से जाने के बाद अब्रिश की जान में जान आई थी। जरान की मौजूदगी में समीउल्लाह से बात करना बहुत मुश्किल था। कहो बेटा, समीउल्लाह ने नरमी से अब्रिश को पुकारा। दादी, मैं ये निकाह नहीं करना चाहती। अब्रिश की बात पर समीउल्लाह बेड पर सीधे हुए थे। ये क्या कह रहा है तुम? समीउल्लाह की परेशानी आवाज गूंजी। दादी, मेरा मतलब है सब इतनी जल्दी हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं अपनी जिंदगी का फैसला ऐसे नहीं कर सकती। अब्रिश ने आहिस्तगी से कहा। बच्चे, हम जानता है तुम्हारा जिंदगी है, तुम्हें अपने बारे में फैसला करने का पूरा हक है, मगर माँ बाप का फैसला औलाद के लिए अच्छा ही होता है। हम पर यकीन रखो, हम ये फैसला तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। हमारा जरान बहुत अच्छा है, सबसे बड़ा बात वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम क्यों परेशान है? जरान ने तुम्हें कुछ कहा है? हमें बताओ। इसका कान खींचता है। समीउल्लाह ने बहुत नरमी से अब्रिश को देखते हुए कहा। दादी, आप लोग बड़े हैं, मेरी जिंदगी का फैसला करने का हक भी है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ अभी के लिए ये निकाह रोक दिया जाए। मैं चाहती हूँ आप मेरी और जरान की मंगनी कर दें। मैं फिलहाल ये निकाह नहीं करना चाहती। मैं उम्मीद करती हूँ दादी आप मेरी बात समझेंगे। अब्रिश ने रसनाई से अपनी बात समीउल्लाह के सामने रखी थी। वो इस रिश्ते से इनकार करके जिले की नाराजगी का सबब नहीं बन सकती थी। अगर वो डायरेक्ट निकाह से इनकार करती तो शायद जबरदस्ती इसका निकाह कर दिया जाता, क्योंकि हवेली में निकाह की तैयारियां अरूज पर थी। मेहमान तक हवेली में रात से आए हुए थे। ऐसे भी जिले यकीनन अपनी धमकी पर अमल पैरा होने पर देर ना लगाती। वो जिले को जानती थी, वो अपने रिश्ते को लेकर बहुत एहसास है। वो ये सब बर्दाश्त ना कर पाती, मगर मंगनी पर जिले खामोश हो जाती। इसी दौरान इसे मौका मिल जाता कि इसे आगे क्या करना है। इस जरान खान ज्यादा से अपनी जान कैसे छुड़वानी है। समीउल्लाह संजीदगी से अब्रिश को देख रहे थे, जो सोफे पर बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। वो गहरी सांस खींच गए थे। पूरी बरादरी जमा थी। सबको जरान के निकाह का दावतनामा मिल चुका था। कुछ ही देर में और लोग आ जाते। निकाह का फंक्शन बहुत ऊंचे पैमाने पर किया जा रहा था। ऐसे में निकाह की जगह मंगनी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बरादरी में क्या जवाब देते? अरहम के वाकये के बाद आगे बरादरी में काफी जग हंस आई थी। अब ये सब कुछ समीउल्लाह खान में बहुत परेशान हुए थे।
मगर वो अब्रिश की बात भी रद्द नहीं कर सकते थे। इसकी मर्जी के बगैर निकाह करना ये बात भी समीउल्लाह खान के असूलों के खिलाफ थी। वो जिले पर हक रखते थे मगर अब्रिश पर तो जिले पर ही हक रखती थी। वो अब्रिश को मजबूर नहीं कर सकते थे। ठीक है बच्चे, जैसा तुम चाहता है वैसा ही होगा, तुम फिक्र ना करो, जाओ खुशी खुशी मंगनी की तैयारी करो। समीउल्लाह की बात पर अब्रिश ने बेयकीनी से समीउल्लाह को देखा था। शुक्रिया दादाजी, आप बहुत अच्छे हैं। अब्रिश भीगी आंखों से बोलते कमरे से चली गई। खुशी रहो बच्चा, समीउल्लाह ने कहते हुए परेशानी से अपना सफेद दाढ़ी में उंगलियां फेरी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था वो जरान से क्या कहेंगे, इसे कैसे समझाएंगे। समीउल्लाह की नजरों के सामने जरान का मुस्कुराता चेहरा आया था। वो सर्द सांस खींचते बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाए आंखें मूंद गए थे। हूड अपने निकाह वाले ड्रेस में मलबूस थी जिस पर रेड नेट का दुपट्टा था। बालों में कैचर के मकीद के वो दुपट्टा सर पर अच्छी तरह जमाए बिल्कुल रेडी थी। थोड़ी देर में अबरिश और जरान की मंगनी थी। वो इस फंक्शन में शरीक होने के लिए तैयार हुई थी। वो कल से कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इसके माथे और होंठों का जख्म देखकर अमीना खानम ने इसे कमरे से बाहर आने से मना किया था। रात से आराम खान ज्यादा हवेली नहीं आया था। हूड रात से थोड़ा सुकून में थी। अब इसके जख्म बहुत बेहतर थे। अंगूठे के जख्म में तो वैसे ही तकलीफ थी। इसने पेन किलर्स भी ली थी मगर फाता नहीं हुआ था। अभी दरफशां ने कमरे में आकर इसे अमीना खानम का हुक्म पहुंचाया था। वो अच्छी तरह तैयार होकर बैतमा मेहमानों से मिलने आएगी। हूर ने रेड ड्रेस पहनकर ड्रेसिंग मिरर में खुद को देखा। इसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे तैयार हो, यहाँ की औरत कैसे तैयार होती है। इसे कुछ मालूम नहीं था। वो दुपट्टा सर पर जमाए ड्रेसिंग मिरर में देखते हुए अपने होंठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। कमरे का दरवाजा खुलने पर हूड का हाथ कपाया था। अरहाम को कमरे में दाखिल होते देखकर हूड ने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक करते अपने कांपते हाथों से होंठों पर लिपस्टिक का टच दिया। अरहाम हूड को मुकम्मल इग्नोर करते सोफे की जानिब बढ़ा। अपनी शाल कंधों से उतारकर सोफे पर रखते सोफे की पुश्त से टेक लगाए सिगरेट जलाकर लब्बों से लगाते अपने आंखें मूंदते खुद को पर सुकून किया था। इसने रात भर अपने जराये से परिजे का पता लगाने की पूरी कोशिश की थी। जहां इसे गुल और परिजे के होने की तवक्का थी, इसके गार्ड्स इन जगहों पर परिजे को तलाश कर चुके थे मगर वो नाकाम रहे थे। अरहम का अंग अंग थकन और इस्तराब से चूर था। वो अपनी सुर्ख आंखें मुसलसल सिगरेट फूंकते अपनी थकान और मुस्तरब को पुरस्कून करने की कोशिश कर रहा था। हून ने लिपस्टिक लगाकर सर पर रेड दुपट्टा अच्छी तरह जमाए एक नजर अरहाम पर डाली थी जो सोफे से टेक लगाए आंखें मूंदे सिगरेट उंगलियों में दबाए हुए था। हूड अपने दरकते दिल पर काबू पाते जल्दी से दरवाजे की जानब बढ़ी। वो इसे संग दिल बेरहम इंसान के साथ इस कमरे में मजीद नहीं ठहर सकती थी जिसकी मौजूदगी से इसके बदन का रमा रमा से लगते इसे झुलसने लगा था। रुको, अरहाम की सर्द आवाज पर दरवाजे की हैंडल पर हाथ रखते हूड के हाथ कपाए थे। जी जी। हूड ने कपकपाते लब्बों से रुक पलटे तो अरहाम को देखा जो सोफे पर सीधे होते सिगरेट लब्बों में दुबाई से ही देख रहा था। कहाँ जा रही हो? अरहम ने सिगरेट एश टरे में मसलते हुए पूछा। वो आंटी ने कहा है मम मैं अच्छी तरह तैयार होकर बाहर मेहमानों से मिलूं, वो ऐसे कपकपाते हुए बोली। हून ने नजरें झुकाए टूटे लफ्जों से जवाब दिया। आराम खानजादा की तरफ एक नजर देखते इसकी आंखें लड़ से जग गई थी। आराम खानजादा की आंखें बेइंतहा सुरख थी। इसे अपने निकाह की रात याद आई थी, तब भी इन आंखों से ऐसे ही तो लहू टपक रहा था। ये अच्छी तरह तैयार हो तुम। राम ने होठ पर सर्द तनकीदी नजर डाली। वो रेड प्योर के सिंपल से ड्रेस में मलबूस थे। नेट का दुपट्टा सर पर जमाए पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत लग रही थी मगर आराम की नजरें इसके नेट के दुपट्टे से नजर आती आस्तीन पर थी जो कंधे के पास से फटी हुई थी। ना कोई जेवर ना कोई और जैनबो आजमाइश, वो आराइश। वो बिल्कुल भी इस हवेली की औरतों की तरह तैयार नहीं लग रही थी। गुल तो ऐसे तैयार नहीं होती थी, वो किसी भी फंक्शन पर सोने में लदी होती थी। अरहम इसे सर्द सुर्ख नजरों से ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। वो हवेली आता सीधा खानम अमीना खानम के कमरे में गया था जिन्होंने इसे खास तौर पर हदायत दी थी कि हूड अच्छे से तैयार होकर फंक्शन में शरीक हो और हूड की तरफ से इन्हें किसी भी शिकायत का मौका ना मिले। अरहम सोफे से उठता हूड की जानिब बढ़ा। अरहम के भारी कदमों की दमक पर हूड का दिल कानों में बजने लगा था। वो इसके स्याह बूटों की चमक पर नजरें जमाए साकत हुए एहसाबों के साथ बमुश्किल अपने कदमों के सहारे पर खड़ी थी। अरहम के करीब आने पर इसके कदम लड़खड़ाते हुए वो अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालते हुए इस संग दिल को थाम चुकी थी जिसके गुर्बत के खौफ से इसका मासूम दिल लड़ज रहा था। उन्होंने अरहम की शर्ट को मुठ्ठियों में दबोचे खुद को सहारा दिया था। अरहम की बेहद सुरख आंखों को देखते हुए जल्दी से वो इसके दूर होते दो कदम पीछे हुए थी। अरहम ने इसके कपाते वजूद को देखते हुए इसे बाजू से जगड़े अपने मुकाबिल किया। एक बार तुम मेरी बरादरी में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा चुकी हो। आज अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो मैं तुम्हारी कब्र इसी कमरे में बना दूंगा। अरहम ने इसकी खौफ से सहमी हुई आंखों में देखते हुए गिराया था। हूर ने भीगी आंखों से इसे देखते हुए इस बात में सर हिलाया। अरहम ने एक ही झटके में हूर का दुपट्टा तन से जुदा किया तो अरहम की आंखों की गजनबा बढ़ी थी। हूर की शर्ट गले से भी फटी हुई थी जिसे इसकी सेफ्टी पिन लगाकर छुपाने की नाकाम सही की गई थी।
मगर फिर भी इसके गले से नजर आती आईने पर नजर पड़ी थी। ये फटा हुआ लिबास पहनकर तुम बाहर जाने लगी थी। ये नया तरीका ढूंढा है मेरे घर वालों को बेइज्जती करने का। अराम ने इसके बाजू पर अपनी गोली उंगलियां सख्ती से गाड़ते हुए इसका मुंह दबोचा। वो इस तरह इसका लिबास पहनकर बाहर जा रही थी। अराम के भड़कते एहसास मजीद भड़क गए थे। मम, मेरे पास एक यही ड्रेस था। आंटी ने बोला कि मैं तैयार हो जाऊं, इसलिए ये पहन लिया। ये ड्रेस आपने ही फाड़ी थी हमारे निकाह की रात को। हून ने डरते हुए सामने खड़े संगदिल को इसकी सतम जरीफी याद दिलाई थी। वो संगदिल जालिम बेरहम था, मगर अपने और इसके बीच रिश्ते से तो वाकिफ था। इसकी इज्जत थी, किसी भी हालत में इसे हक नहीं था वो इसके साथ ऐसा वैश्यों जैसा सलूक करे। और हमने इसके बाजू पर अपनी गिरफ्त ढीली करते हुए बखौर इसके भीगी गुलाबी चेहरे को देखा, जहां इसकी भीगी आंखों शिकवा करना थी। तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें तो ऐसे मुझसे शिकवा करती हैं जैसे मैं तुम्हारा आशिक होता हूँ। नफरत है मुझे तुम्हारी इन आंखों से। खबरदार मुझे आइंदा इन निगाहों से देखा तो। और हमने इसे अपने करीब आते सर्द आवाज में फंकारा। खून ने सिसकी लेते हुए अपनी आंखें मैची थी। जाओ, गुल के कपड़ों में से कोई ड्रेस पहनो। और हमने इसे छोड़ते हुए कहा। लहजा थोड़ा नरम था, वो नहीं चाहता था कि बाहर मेहमानों के सामने कोई भी तमाशा बने। नाजुक जान थी, इसके गुस्से के खौफ से भी वो अपनी सांसें रोकते हुए साकत हो जाती थी। इसलिए अब की बार इसके भीगे चेहरे पर नजर डालते बहुत नरमी से कहा, मम, मैं गुल के कपड़े नहीं पहनूंगी। मैंने कभी किसी का उतरन नहीं पहनी। ऊन ने अपने गालों से आंसू साफ करते हुए कहा। आवाज कदरे ऊंची थी। और हमने इसकी ऊंची आवाज पर इसे सुर्ख नजरों से घूर कर देखा तो वो खौफ से नजरें झुका गई। मम, मैं ये कपड़े सच नहीं पहन सकती, मगर मैं गुल के कपड़े नहीं पहनूंगी। उड़ के कप कपाते भीगे लहजे में चट्टानों की सी मजबूती थी इसके लहजे में। और इसकी बात सुनता और अरहाम का इस्तजाइया कैफ का गूंजा था। उतरन नहीं पहनोगी तुम। अरहाम हूड की तरफ बढ़ा तो हूड पीछे को होती दीवार के साथ जा लगी थी। अरहाम इसके करीब होता, इसके इतराब में अपने हाथ जमाता इसके बेहद करीब हुआ तो हूड अरहाम की दकती सांसों की तपश से घबराते अपनी आंखें मैच गई थी। अरहाम ने इसकी हसीन नकोश को देखता तंजिया मुस्कुरा उठा था। जिसके कमरे में तुम खड़ी हो वो गुल का था। जिस बेड पर तुम सोती हो वो गुल के जहेज का है। इसके शोहर इसके साथ तुम बेशर्मी से रातें गुजारने का जिक्र बड़े धड़ल्ले से करती आई। इसके शोहर को अपने झूठ फरेब से अपना शोहर बना लिया, यानी तुम्हारे हिस्से में शोहर भी गुल का आया। छूटन उतरन ही तो तुम्हारे हिस्से में आई है। ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से सूट नहीं करती। अरहाम हूड का मजाक उड़ाते इस्तज़ाइया हंसा था। हूड अरहाम की बातों पर तकलीफ से तड़पने का अपना लब काट गई थी। अब तुम सारी उम्र गुल के ही कपड़े पहनोगी। अरहाम बर्फीले सर्द लहजे में बोलते इससे दूर हुआ था। हूड अब चेहरा हाथों में छुपाते हुए फूट फूट कर रो दी थी। अरहाम इस पर तंजिया नजर डालते ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। ड्रेसिंग रूम से वो गुल का एक ड्रेस हाथों में पकड़ते बाहर आया था। अरहाम ने वो ड्रेस हूड के मुंह पर दे मारा था। हूड भीगी आंखों से जमीन पर पड़े ड्रेस को देख रही थी। ये वो ड्रेस है जिस गले से सिर्फ एक बार पहना है, इसे अभी तक वाश भी नहीं किया। तुम इस काबिल हो गए इसके बदन की उतरन ही पहनो। अरहाम ने इसके दोनों तरफ में हाथ जमाते इस्तज़ाइया लहजे में कहा तो हूड ने जख्मी नजरों से इसे देखा था। हूड की भीगी गुलाबी आंखों में देखते अरहाम की सफाकी से भरपूर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। इसकी भीगी जख्मी नजरों से इसके दिल पर भी कहीं वार किया गया था, मगर वो सफाकी और नफरत की हद पर खुद को महसूस करते दिल की हल्की सी गुजारिश को इग्नोर कर गया था। वैसे भी इसके नजदीक हूड की बेपनाह खूबसूरती इसे अट्रैक्ट करती थी। ये कातिल आंखें तो पहली नजर में ही इसे घायल कर चुकी थी, जिसकी खूबसूरत और शिफायत वो तब भी ऐसे ही नजरें चुरा गया था। चेंज करो। और हमने स्पॉट अंदाज में हुक्म दिया। मैं गुल का ड्रेस नहीं पहनूंगी। आप चाहते हैं मैं इस कमरे में इस होलिया के बहन ना जाऊं। मैं नहीं जाऊंगी, मगर गुल का लिबास नहीं पहनूंगी। हूर ने रोते हुए जिद्दी लहजे में कहा। हूर की जिद्दी अंदाज पर अरहाम के खून में उबाल उठे थे। अरहाम ने हूर की तरफ बढ़ते हूर की शर्ट कंधों से चाक कर डाली। हूर ने फटी फटी आंखों से अरहाम को सिसकते हुए देखा। अरहाम ने इसे कलाई से पकड़ते बेड पर धक्का दिया तो हूर ऊंधे मुंह बेड पर गिर गई। खौफ से अपनी सांसें रोक गई थी। अरहाम इसे सीधा करते इस पर मुकम्मल तौर पर साया फगन हुआ। इसकी टांगों पर अपनी टांगें जमाते इसकी कलाइयां तक अपनी गिरफ्त में लॉक कर गया। ऊंट ने सहमते हुए अपने ऊपर झुके अरहाम को देखा था। कहेंगे मम, मैं वैसा ही हूँ। हूर के लफ्ज इसके लब्बों में ही थे। वो इसके गर्दन पर जा बजा अपने देखता लम्स छोड़ता इसके लफ्ज गले में गूंजते इसके सिसकने पर मजबूर हो गया था। अरहाम के बेपाक लम्स को महसूस करके हूर की सिसकियों में इजाफा हुआ था। मम, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप जैसे कहेंगे मम, मैं वैसे ही करूंगी। हूर ने अरहाम की शिद्दत बड़े लम्स पर तपते हुए कहा। अरहाम ने इसके खौफ से जर्द पड़ते चेहरे को देखकर मुस्कुरा गया था। बहुत देर हो गई, ये बात तुम्हें मुझसे बहस करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब ये मुमकिन नहीं रहा क्या इतने नजदीक आकर मैं तुमसे दूर हो जाऊं। कहा था तुमसे तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी दुश्मन है। ये मुमकिन नहीं कि इतनी खूबसूरत औरत मेरी मलकियत हो और मैं इसके हुस्न में मस्तगन ना हूं। मैं तुम पर रहम नहीं खा सकता क्योंकि मुझे तुम पर रहम आता ही नहीं। अरहाम की आंखों में शदीद सुर्खी छाई थी। जैसे देखते हैं हूर की आंखें खौफ से मजीद फैली थी। जानती हूँ मैं सारी रात कहाँ थी। मैं सारी रात कहाँ था। अरहाम ने इसकी कलाइयों पर अपना दबाव बढ़ाया तो हूर ने दर्द से सिसकी रोकते सर नफी में हलाया था। हम
कैसे पता होगा, तुम तो सारी रात सुकून से सोते रही। अरहम ने एक हाथ से बहुत नरमी से इसके गाल पर बहते आंसू साफ किए थे। हूर इसके नरम लमस पर मजीद खौफजदा हुई थी। इस संग दिल सफाक इंसान की नरमी भी किसी सख्ती से कम ना आती। मैं इस ठंडी कहर पर बरसती रात में सारी रात सड़कों पर अपनी बेटी को तलाश कर रहा था। जितनी बेबस अजियत जिल्लत मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे आने के बाद महसूस की है, कभी नहीं की। अरहम ने इसके कानों में फनकारते हुए इसके कान की लो को अपने लबों से काट गया। पप प्लीज, मम मुझे माफ कर दे। हून ने एक बार फिर से खौफ से कपकपाते लबों से अपने ऊपर झुके बेरहम से दरख्वास्त की थी, जिसके बदन से उड़ती चिंगारियों से इसका पूरा वजूद झलस रहा था और इसके बर्फ से लहजे की ठंडक इसे इसे अपनी रगों में उतरती महसूस हो रही थी। इसने अपना खून तक मुंजबिद होता महसूस हो रहा था। अपने हुक्म अदली पर मैं तुम्हें सफाकियत से भरपूर सजा देना चाहता था, मगर घर में मेहमानों की मौजूदगी की वजह से तुम्हारी बचत हो गई है। मगर कोई बात नहीं, मुझे मौके आएंगे जब जब तुम मेरा हक अदा करते मेरी जरूरत का सामान बनोगी तो तुम्हें सजाएं मिलती रहेंगी। हूर अरहम खानजादा की बातों पर तड़पते हुए रो पड़ी थी। खबरदार, ये आंसू मजीद बहे तो बीवी हो मेरी, अपनी मर्जी से निकाह किया है मुझसे, अब ये रोना कैसा, हक अदा करो मेरा। अरहम धारा तो हूर ने हिचकती लेते हुए अपने आंसू रोके थे। अरहम ने इसके गालों से बहते आंसुओं पर अपने लब रखे और कंबल खुद पर ओढ़े वो खुद बहुत नरमी से हूर को खुद में समेट गया। कमरे में गूंजती हूर की दबी दबी सिसकें इस बात की गवाह थी कि अरहम खानजादा की नरमी भी वो सहन नहीं कर सकती थी। तो खत्म करते हैं यहाँ पर हम अपनी एपिसोड नंबर 16 एंड 17। अगर आप लोगों को ये दोनों एपिसोड पसंद आई हो तो काइंडली जाकर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।